हेलो गाइस, अनुराग हियर। साइंस सीकर्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर फिजिक्स का होने वाला है और मैंने पिछले भी एक फिजिक्स का लेक्चर जो है अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसमें बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनते हैं, स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं और उनमें इमेज कैसी बनती है। मैंने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताए थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आज वो लेक्चर में यूज होने वाले हैं। इस वजह से मैं आपको आज का लेक्चर फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आपको वो चीज़ें यहाँ पर मिले तो आप कनेक्ट कर पाओ। तो मैंने लाइट की डिफिनीसन बताई थी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरीके की एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी। मैंने बताई थी लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी होती हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होती हैं जो खुद की लाइट इमिट करें। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होती हैं जो खुद की लाइट इमिट नहीं कर रही हैं। और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जब हम बहुत सारी रेज का एक साथ ऑब्जर्वेशन करते हैं या बहुत सारी रेज एक साथ चल रही हैं तो उन्हें बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जब कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस या मिरर पर टकराती है तो वो वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जो लाइट रे टकरा रही है किसी मिरर पर, उसे इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं। जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है टकराने के बाद, उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जिस जगह पर टकरा है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे थे स्पेरिकल मिरर पर 90 डिग्री पर, उसे नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि कुछ रिफ्लेक्शन के लॉज हैं और उन्हें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो रिफ्लेक्शन के लॉज में मैंने बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और मैंने बोला था कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल होती है और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी एक प्लेन में लाई करती हैं। और मैंने बताया था कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी तरीके की मिरर्स के सरफेसेस के लिए वैलिड हैं। और मैंने पहले लॉ से बताया था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को जीरो कर दिया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। और कोई लाइट रे अगर ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो पे ट्रेवल कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी जीरो एंगल पर ट्रेवल करेगी, मतलब को नॉर्मल से कॉन्साइड करेगी। उसके बाद मैंने लेटरल इन्वर्जन बताया था कि आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ उठाएंगे तो आपको दाहिना हाथ उठाते हुए दिखेगी आपकी इमेज। उसके बाद फिर मैंने इससे रिलेटेड प्लेन मिरर से बनी हुई इमेज किस तरीके की होती है उसकी कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बताई थी। कि मैंने बोला था कि इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। दूसरा मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होती है वो मिरर पर जितनी दूर पे खड़ी होती है इमेज भी उतनी दूर पर बनती है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है इमेज भी उतनी बड़ी ही बनती है। और जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल में जो वो होती है जो मिरर में देखी जा सके लेकिन स्क्रीन में ऑप्टेन नहीं की जा सके। तो आज रियल और वर्चुअल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैंने बताया था कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज जो होती है इरेक्ट होती है। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। मैंने बोला था कि किसी ग्लास का हेलो स्फीयर ले लेंगे, उसमें किसी किसी भी छोटे से पोर्शन या बड़े से पोर्शन को कट कर लेंगे। उस कटे हुए पोर्शन में अगर हम लोग सरफेस आउटसाइड पॉलिश कर देते हैं और रिफ्लेक्शन इनसाइड या केप की डायरेक्शन, जो केप की तरह की जो यहाँ पे शेप बन रही है, अगर रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होता है तो उसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो और सरफेस जो है इनवर्ड पॉलिश्ड हो तो उसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स, इनसे रिलेटेड मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे। अपर्चर क्या होता है, मैंने बोला था कि वो डिस्टेंस किसी भी स्फेरिकल मिरर की जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का उसे अपर्चर बोलते हैं। और उस अपर्चर का जो सेंटर होता है उसे पोल बोलते हैं। और मैंने बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस ग्लास के हेलोस्फीयर से हमने ये मिरर बनाया हुआ है उसके सेंटर से जहाँ से वो ग्लास बना हुआ हो उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और फिर अगला टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने बताया था कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि कोई स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक जाए उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने छठवां टर्म्स बताया था कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। फोकस कैसे निकालते हैं, मैंने दोनों मिरर में अलग अलग तरीके से बताया था कि कॉनकेव मिरर में किस तरीके से प्रिंसिपल फोकस निकलेगा और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से प्रिंसिपल फोकस निकलेगा। तो कॉनकेव मिरर में मैंने बताया था कि अगर लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकराने के बाद कॉनकेव मिरर में एक जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो जाती हैं। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं उसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर्स कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं। और कॉनकेव मिरर्स का जो फोकस होता है वो रियल होता है। अगर रियल और वर्चुअल की बात की जाए तो रियल वो चीज़ें होती हैं जो मिरर के सामने हो, मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही हो, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाली चीज़ों को रियल बोलेंगे। और मिरर के पार या उस पार दिखने वाली चीज़ों को या उस पार रहने वाली जो ऑब्जेक्ट हैं या इमेज जो भी है उसे हम वर्चुअल बोलेंगे।
तो आज ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसे मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है डाइवर्ज करने की। तो डाइवर्ज होने के बाद हमको लगता है कि अगर हम उनको उनके पाथ को पीछे की तरफ और एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पर जाके ऐसा लगता है कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे कन्वर्ज होती नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि सारी लाइट रेज यहीं से निकली हुई हैं डाइवर्ज होने के बाद। तो उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर होते हैं। मैंने यहाँ पर पॉलिश्ड नहीं किया था सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसमें आउटवर्ड है और पॉलिश सरफेस इनवर्ड है। उसके बाद 3-4 टर्म और हैं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था फोकल लेंथ क्या होती है, तो जो पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। रियल इमेज क्या होती है, अच्छा इमेज कब बनती है मैंने बताया था, तो रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो या मीट कर रही हो, मिल रही हो, वहीं पर इमेज बनता है। फिर रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज जो होते हैं जो स्क्रीन पर ऑब्टेन किए जाए। तो स्क्रीन पर कैसे ऑब्टेन करेंगे आज मैं आपको बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और रियल इमेज जो होती है इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है, इसकी मुंडी ऊपर है तो इमेज की मुंडी नीचे होगी। और वर्चुअल इमेज मैंने बताया था कि इमेज वो होते हैं जो मिरर में तो देखे जा सकते हैं लेकिन उनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। और वर्चुअल इमेज की जो एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। और फिर मैंने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप बताया था कि फोकल लेंथ जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की दोगुनी होती है, या फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो फिर आप आगे की बात करते हैं। मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे, बहुत 50 न्यूमेरिकल थे, तो अब आगे देखते हैं गाइस। तो हमारा लेक्चर जो है यहाँ से आज स्टार्ट होता है। तो अभी तक हमारी जो कहानी चल रही थी, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स मैंने बता दिए थे, मैंने उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स बता दिए थे जो कि बहुत ही बेसिक थे लेकिन आगे यूज होने वाले थे। और फिर आज यहाँ पर हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट होता है कि हम किसी भी इमेज को कैसे बनाते हैं। कुछ नियम कायदे कानून हो गए कि बस मिरर के सामने खड़े हो गए तो इमेज बन गई, इसका मतलब कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। कुछ नियम कानून कायदे हैं इमेज बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो कॉनकेव मिरर के लिए हम कुछ रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, देखो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर रखा है, मैंने इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, जो केव साइड की यहाँ पे स्ट्रक्चर है उधर रिफ्लेक्शन हो रहा है और आउटवर्ड में पॉलिश्ड है, तो ये कॉनकेव मिरर है। और ये पहला रूल क्या कह रहा है कि कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उस कॉनकेव मिरर के फोकस से पास करती है, ये पहला रूल। जो दूसरा रूल है अपना, वो ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ दैट इज रिट्रेसेस इट्स पाथ। देखो सुन के तो अच्छा लगा बट समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता देता हूँ जितने भी यहाँ पे हमारे इमेज या बता देता हूँ जितने भी रिफ्लेक्शन हो रहे हैं वो प्लेन मिरर से ही होते हैं, मतलब कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो लेकिन उसमें प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। वो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये अपना कॉनकेव मिरर है, पॉलिश सरफेस बाहर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। तो अगर कोई यहाँ पर लाइट रे जा रही है तो ये जो पोर्शन है जिस लाइट जहाँ पर लाइट टकरा रही है, मान लो एक कोई अपना, ये मैं समझाने के लिए अभी ले रहा हूँ, एक कोई अपना कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई लाइट रे आती है, तो लाइट रे जो आती है ये जिस पोर्शन पर टकराती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने बताया था, तो ये एक कॉनकेव मिरर है और इस पे कोई लाइट रे आकर टकरा रही है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे लाइट रे टकरा रही है ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है। तो प्लेन मिरर की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि प्लेन मिरर में जिस जगह पर लाइट रे इंसिडेंट होती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने बताया था कि एक 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं और ये जो है 90 डिग्री पर इससे इंक्लाइंड होती है। तो फिर जब यहाँ पर कोई लाइट रे आ रही है तो यहाँ पर टकराने के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पर सेम एंगल के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये प्लेन मिरर की तरह कोई भी लाइट रे जब किसी भी मिरर पर टकरा रही हो, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, उस जगह पर वो प्लेन मिरर की तरह ही एक्ट करता है। तो वही उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये वाला अपना रूल है। देखो मैं इसको समझाता हूँ उसके बाद वापस मैं आपके लिए पढ़ूंगा लैंग्वेज को। तो ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइट रे टकरा रही है, लाइट रे आकर टकरा रही है तो ये एक स्फेरिकल मिरर की तरह एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब लाइट रे टकरा रही है तो स्फेरिकल मिरर है और यहाँ पे सीधे टकरा रही है, मतलब ये नॉर्मल पर
पर ही जा रही है, जिस जगह पर टकरा रही है ये नॉर्मल पर है। तो नॉर्मल पर कोई चीज़ जाती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है। यहाँ पर देखो, अगर इस तरीके से लाइट रे आती तब यहाँ से फोकस से पास होकर जाती, मैंने पीछे बताया। लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, और उसी पाथ को ये लोग रिट्रेस कर लेंगी लाइट रेज। तो अगर कोई लाइट रे जो है अगर किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई जाएगी। या उसी का उल्टा बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे जा रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाएगी, या बोल सकते हैं नॉर्मल को कोइंसाइड कर जाएगी। तो पीछे मैंने जो बताया था मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर था अपना, ये लाइट रे आई यहाँ पर टकराई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इस यहाँ पर ये स्फेरिकल मिरर की तरह एक्ट कर रहा है तो हम इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब कॉनकेव मिरर में जो नॉर्मल है या कॉन्वेक्स मिरर में भी जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ये समझने वाली या याद करने वाली बात है। तो ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया। इसी के तरीके ये इसी प्लेन मिरर के इस टेक्निक पर सारी इमेज बनती हैं अपनी फिजिक्स में, लाइट वाली चैप्टर में। तो मैंने पहला रूल क्या बताया था, अगर कोई लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाती है। दूसरा रूल भी मैंने बता दिया, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, मतलब कि वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी या नॉर्मल के साथ कोइंसाइड कर लेगी। जो अपना तीसरा रूल है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे आ रही है जो फोकस से पास हो रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये उसके पैरेलल हो गई। ये उसी वाले का उल्टा है पहले वाले का। मैंने बोला था कि कोई लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। यहाँ पर उसका उल्टा है, अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो रूल 1 और रूल 3 जो है एक जैसे दिखते हैं। रूल 4 जो है, a ray of light incident at pole of a spherical mirror gets reflected along a path such that the angle of incidence is equals to the angle of reflection। अगर कोई स्फेरिकल मिरर है वो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, लेकिन अभी आप कॉनकेव देख रहे हैं तो कॉनकेव समझ कर ही पढ़िए। तो अगर कोई लाइट रे आ रही है, अगर वो पोल पर टकरा रही है, अगर वो पोल पर टकरा रही है तो जिस एंगल से वो आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, मिरर की रूल्स पर आ जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का जो रूल है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें आउटवर्ड है और जो पॉलिश सरफेस है इनवर्ड है। तो अगर इसमें हम बोलें कि कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इसके लिए मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, आप इसको समझ सकते हैं, या जो मैंने पिछला बोला उसी के जैसा ही लैंग्वेज है, आप बुक से देख लीजिएगा। आपका टाइम ना खीलो, आपका टाइम बचे, लेक्चर बहुत बड़े हो जाते हैं, इस वजह से मैं छोटा करना चाहता हूँ, आपका टाइम बचे, आप लोग भी पढ़ते वक्त बोर ना हो। तो अगर कोई लाइट रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कॉन्वेक्स मिरर की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी जब मैं प्रिंसिपल फोकस एक्सप्लेन कर रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देते हैं, और कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, फोकस पे कन्वर्ज कर देते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर अपनी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। अब ये जो लाइट रे अपनी डाइवर्ज हो गई है, अगर हम इसके पाथ को एक्सटेंड करें तो हम ये चीज़ देखेंगे कि फोकस से ये लाइट रे क्रॉस हो रही है। ऐसा हमें अपीयर होगा कि ये लाइट रे फोकस से आ रही है, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फोकस से निकलते हुए आ रही है, ऐसा हमें अपीयर होता है। जैसे प्रिंसिपल फोकस में हमें फोकस अपीयर हो रहा था ना, सेम चीज़ है। तो मैंने कॉनकेव मिरर में क्या बताया कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। वही रूल यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में भी फॉलो होता है कि अगर कोई लाइट रे जो कि पैरेलल चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे ऐसे आए कि लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, या नॉर्मल के मतलब जो कि नॉर्मल की साइड से आए। देखो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही हैं तो कुछ एंगल है, हम इसमें बता सकते हैं, नॉर्मल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी लाइट रे आएगी तो आप इसमें नॉर्मल नहीं डिफाइन कर पाएंगे, देखने पर ही पता चल जाएगा आपको। तो कोई लाइट रे आ रही है और इस कॉन्वेक्स मिरर पर टकरा रही है तो वापस चली जा रही है, लेकिन हमको वापस जाती हुई जो रे है हमको ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। तो यही रूल मैंने कॉनकेव मिरर में भी बताया था कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लौट आती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, या रिट्रेस कर लेती है अपना पाथ। तो वही कॉन्वेक्स मिरर में भी है, अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो ऐसा लगता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वापस रिफ्लेक्टेड रे।
फिर अगले रूल पर आते हैं, जो अपना अगला रूल है, रूल 3। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई लाइट रे आ रही है जो कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधे आ रही थी, ये थोड़ा सा इंसिडेंट या इंक्लाइंड है, तो ये लाइट रे आ रही है कॉन्वेक्स मिरर पर जब टकरा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जा रही है। लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जा रही है। अगर कोई लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जा रही है तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस पर जा रही है, ऐसा हमें अपीयर होगा कि ये फोकस पर जा रही है, फोकस से पास होते हुए जा रही है अगर हम एक्सटेंड करेंगे। चौथा रूल, जैसा कि मैंने बताया कि कोई लाइट रे आ रही है और पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हो रही है उसी के इक्वल एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सेम था। अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए इमेज कैसे बनती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ी हो जाती है तो उसकी इमेज कैसे बनती है। तो अगला जो टॉपिक है मैं उसमें आपको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा कॉनकेव मिरर का। इस लेक्चर में मैंने केवल कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन बताए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, लेंदी हो जाता, बोरिंग हो जाता, और मैं आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इस वजह से मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग लेक्चर बनाया है। तो अब कॉनकेव मिरर पर चलते हैं, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं। अब जैसा मैंने पीछे 4 रूल्स बताए कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखी जाती है तो वो ऑब्जेक्ट कैसे अपना बिहेवियर शो करती है या कैसे इमेज बनाती है, उसी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस आ जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया जाए। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, लेकिन बहुत दूर कहाँ रखेंगे? अब बहुत दूर हमको पढ़ना है तो भाई ऐसा तो है नहीं कि हम इस पेज से बाहर चले जाएंगे, तो हम इस मिरर के सामने ही खड़ी करेंगे ऑब्जेक्ट को, थोड़ा दूर खड़ी करेंगे बट इस मिरर के सामने खड़ी करेंगे। अब ऑब्जेक्ट खड़ी करूँ तो ऑब्जेक्ट खड़ी करना मतलब कि आपको समझ में आए कि कहाँ इन्वर्टेड बन रही है, कौन सी वर्चुअल बन रही है, कौन सी रियल बन रही है, कौन सी इमेज डायरेक्ट बन रही है, कौन सी छोटी बन रही है, कौन सी बड़ी बन रही है, इन सारी इमेज आपको क्लियर हो जाएं। इस वजह से मैंने यहाँ पे मतलब एक कार्टून टाइप का डायग्राम लिया, समझ लो मैंने आपको यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। और आगे की क्लासेस में 11 12th में आप फिजिक्स में हर ऑब्जेक्ट पर कहीं भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं पे मोशन हो रहा है, एक्सिलरेशन हो रहा है, तो हर जगह पर आपको खुद को खड़ा करके देखना पड़ेगा, ऐसा टॉपिक होता है वहाँ पे। तो चलो ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने मिरर के सामने आपको खड़ा कर दिया और ये ऑब्जेक्ट जो है आप बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ी हो जाती है तो उसका इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट हमें कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए, क्योंकि इमेज कब बनती है? जब 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं किसी एक जगह पर, तो उसी जगह पर इमेज बनती है। ऐसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी ऐसा मैंने रिवाइज करवाते हुए भी आपको बताया। तो अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है या किसी को खड़ा कर दिया है, आपको मैंने मान लो यहाँ पे खड़ा कर दिया है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? अब इसकी इमेज बनाने की हमें 2 लाइट रेज की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम 2 लाइट रेज की। तो पहली लाइट रेज मैंने इसके सिर से ली, ठीक है। तो मैंने बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है, पहले रूल में मैंने बोला था कि तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरती है। तो इसके सिर के पास से एक लाइट रे मैंने ले ली। अब ये सिर के पास से एक लाइट रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जो कि पैरेलल जा रही है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कॉनकेव मिरर से फोकस से गुजरेगी और ये फोकस से गुजर जा रही है, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर रही है। दूसरी मैंने जो लाइट रे पकड़ी है उसके पैर के पास की पकड़ी है। ये लाइट रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस की, ये भी पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रही अपनी, और ये लाइट रे पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैंने क्या बोला था पहले लॉ में कि वहाँ पे कॉनकेव मिरर पर रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे फोकस से पास हो जाएगी। तो ये लाइट भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो रही है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज नहीं बच्चे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, इस चीज़ पर ध्यान देना है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी मिल रही हैं तो हमारा इमेज फोकस पर बनेगा। तो आपके एग्जाम में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो बच्चे उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। आप डायग्राम बनाकर भी लिख सकते हैं, आप याद रख लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल एग्जाम होने वाला है इस बार टर्म 1। और अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो ये चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, एग्जाम में आ गया तो आप याद भी कर सकते हैं और समझ कर बना भी सकते हैं, बहुत ईजी है। तो अब जो इस रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली प्रॉपर्टी कि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, देखो अब ये इतना बड़ा इंसान खड़ा था, अब उसकी ऑब्जेक्ट ये देखो छोटी सी फोकस पे बन रही है, मतलब एकदम नील दिख भी नहीं रही है, तो मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट मच स्मॉलर हो या बहुत छोटी हो, इमेज जब बहुत छोटी हो ऑब्जेक्ट से, तो उसे हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। ये थर्ड पॉइंट पर मैंने लिखा है कि हाईली डिमिनिश्ड, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो बनी है कि हमारी ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटी है और बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश्ड है। दूसरी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इमेज बन रही है
प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है, प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है। मैंने बताया कि जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है तो दो पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर आकर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इमेज फोकस पर बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है। अच्छा, रियल क्या है? मैंने बोला था कि वो इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लिए जाए उनको रियल बोलते हैं, या जिस साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाली साइड पर कोई चीज़ है तो उसको रियल बोलते हैं। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है अपनी कॉनकेव मिरर की। अगर मैं यहाँ पर एक पेज ले लूँ या एक मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मान लो जैसे अपना ये आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, प्रोजेक्टर पर जाकर इमेज बनती है और सामने लाइट एक बॉक्स रखा रहता है जिसमें से लाइट रेज निकलती हैं और उस प्रोजेक्टर पर जाकर प्रोजेक्ट हो जाती है सारी मूवी, सारी पिक्चर्स जो हम वहाँ पर देख पाते हैं। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर एक पेज लगा दें, यहाँ पर हम एक पेज लगा दें ऐसे, तो इस पेज पर ये जो इंसान यहाँ पर जो खड़ा था, इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो इस पेज पर इस इंसान की इमेज बन जाएगी। यहाँ पर बहुत छोटी बन रही है, बट यहाँ पर अगर कोई स्क्रीन रख दी जाए तो उस पर इमेज बन जाएगी। तो वो इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लिए जाए उनको रियल इमेज बोलते हैं। तो रियल शायद आपको क्लियर हो गया होगा। पहला केस देख लिया, तो हम दूसरा केस देखते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी हुई हो, तो देखो ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया। पहले कॉनकेव मिरर पर ध्यान दीजिए, ये कॉनकेव मिरर हो गया, बाकी सब चीज़ भूल जाइए। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर। और ऑब्जेक्ट को क्या बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मैंने आपको पकड़ के खड़ा कर दिया। ये देखो गुस्से में आप देख रहे हैं, मैंने आपको बार बार पकड़ के खड़ा किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने दो लाइट रेज की ज़रूरत पड़ती है मुझे किसी भी इमेज को बनाने के लिए। तो पहली लाइट रे जो है वो यहाँ पर मैं इसके सीट से पकड़ता हूँ और ये जाकर कॉनकेव मिरर पर टकराती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने क्या बोला था, कोई लाइट रे, पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ट्रेवल कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। तो ये पहली लाइट रे फोकस से जा रही है। और फिर दूसरी लाइट रे मैं इसके पैर से भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पता है कि कोई लाइट रे जो है अगर वो किसी नॉर्मल पर जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है इस मिरर के लिए नॉर्मल का ही काम कर रहा है, तो वापस चली जाएगी। इसलिए हम इसकी दूसरी लाइट रे लेते हैं। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन देखो इमेज आसानी से बन जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे आप तो यहाँ पर आएगी, यहाँ से होते हुए यहीं पर क्रॉस करेगी, यहीं पर इमेज बनेगी। लेकिन मैं जब पहली लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रे फोकस से जा रही है तो आपको इजी हो जाए, इस वजह से मैंने दूसरी लाइट रे भी फोकस से गुजारी है। तो दूसरी लाइट रे भी फोकस से जा रही है। और आपको पता है अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर गुजरती है कॉनकेव मिरर में तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ पर टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर ये देखो दोनों लाइट रे जहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, ये इंसिडेंट लाइट रे आई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे गुजर गई फोकस से। फिर दूसरी मैंने लाइट रे ली जो फोकस से गुजर रही थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। अब जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहीं पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अब ये देखो ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी और इसकी इमेज छोटी बन गई। तो जो इमेज यहाँ पर बनता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में एज सच पूछी जा सकती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, जो इमेज बनती है वो कहाँ बन रही है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, फोकस ये है। तो इमेज जो बन रही है, इमेज फॉर्म्ड विदिन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा जो है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इससे छोटी है। ये आप इतने बड़े थे, आपकी इमेज जो बनी इतनी छोटी बनी, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। और तीसरा पॉइंट क्या है, रियल इमेज बन रही है, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बन रही है। या हम यहाँ पर कोई स्क्रीन लगा दें तो हम इस इमेज को उस स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रियल इमेज है। और इन्वर्टेड है, मतलब कि पैर की साइड में पैर हो गया है और मुंडी नीचे लटक गई है। तो अगर कोई चीज़ उल्टी हो जाए तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। अब जो ये दूसरा केस हो गया, अब चलते हैं तीसरे केस पे। अब तीसरा केस है हमारा, अगर हम उस इमेज को या आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें। तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इसमें से मैं दो लाइट रेज पकड़ लेता हूँ इस बार भी, क्योंकि हमको इमेज बनानी है। तो पहली लाइट रेज मैंने इसके सिर के ऊपर से निकाली, और मैंने क्या बोला था कि कोई लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस करती हैं। तो ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई इसके सिर से, और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस करते हुए ऐसे निकल गई। फिर अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हैं तो देखो हम ऐसी कोई लाइट रे नहीं ले सकते जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पास हो, जिस पॉइंट पर हो वहाँ से पास नहीं कर सकती है। तो हम यहाँ पर एक लाइट रे और लेते हैं जो कि हम फोकस से गुजारते हैं, क्योंकि हमको पता है कि फोकस से गुजरने वाली
रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हम इस लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराने के बाद। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई है और यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद जो ये रिफ्लेक्ट हुई है, एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर एक दूसरे को लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो यहाँ पर इमेज बन जा रही है, लेकिन इस बार कैसी बन रही है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज बन रही है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एट द इमेज जो बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बन रही है, और इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। और जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज़ थी सेम उतनी बड़ी ही इमेज की साइज़ है। तो 3 केस मैंने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पर। जो अपना नेक्स्ट केस है, अगर इसमें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो हम और पास आ गए, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए। तो मैंने आपको पकड़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा कर दिया। तो फिर मैंने इसमें से 2 लाइट रेज पकड़ी। किस लिए पकड़ी? इमेज बनाने के लिए। एक लाइट रेज निकलती है इसके सिर से और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, और ये क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रही अपनी, और ये क्योंकि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस करके जाएगी। और फिर दूसरी, अब हम यहाँ पर खड़े हैं बीच में, तो फिर से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कोई लाइट रे नहीं पकड़ सकते हैं। तो इस वजह से हम इसके यहाँ से दूसरी लाइट रे निकालते हैं और फोकस से उसको पास करवाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोई लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइट रे यहाँ से फोकस से क्रॉस करते हुए जब जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से ये जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे और जो यहाँ से इसके सिर के पास से निकली थी ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर पीछे जाने के बाद इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज हमारी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। और क्योंकि यहाँ पर ये इमेज की जो है साइज़ बड़ी हो जा रही है ऑब्जेक्ट की साइज़ में कंपेयर में, तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से लार्जर होगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैंने उसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है। रियल अब आपको क्लियर हो गया होगा, इस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वर्टेड है, इसकी मुंडी नीचे है, ऑब्जेक्ट की मुंडी ऊपर थी, उल्टी हो गई। और ऑब्जेक्ट बन कहाँ रहा है, इमेज बन कहाँ रही है, सॉरी इमेज बन कहाँ रही है, तो इमेज जो बन रही है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। अगला जो केस है अपना, इसमें ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा है, मैंने फोकस नहीं लिखा था, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम इसमें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पर रख दें तो क्या होगा। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो गई है, तो अभी तक हम एक लाइट रे पकड़ रहे थे जो कि यहाँ पर इसके सिर से पैरेलली ले जा रहे थे, तो फोकस से क्रॉस हो जा रही थी। अब लेकिन अगर यहाँ पर फोकस पे खड़ी है तो बच्ची ये फोकस से लाइट रे नहीं जा पाएगी, क्योंकि फोकस पे ही खड़ा है तो फोकस को कैसे क्रॉस करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस पे खड़ा है, तो इसकी लाइट रे जो हम लेते हैं, ऐसी लाइट रे लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुए जाए। तो हमने रूल्स में पढ़ा है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस करती है और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे एक लाइट रे निकालते हैं, ऐसे टकराते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगी। और दूसरी लेते हैं कि जो पोल पर टकरा रही है, तो पोल पर मैंने बोला था अगर कोई लाइट रे टकरा रही है तो जितने एंगल से पोल पर टकरा रही है उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी, तो ये उतने ही एंगल से वापस चली जा रही है। अब ये दोनों लाइट रेज जो यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही हैं तो ये पैरेलली जा रही हैं, तो पैरेलल जा रही हैं तो ये ऐसा लगता है कि कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन साइंटिस्ट ने और बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इस बात को प्रूव किया हुआ है, या इस बात को वो लोग बोलते हैं कि लाइट रेज पैरेलल लाइंस या पैरेलल लाइट रेज भी इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हैं। तो अगर ये यहाँ पर दोनों लाइट रेज जा रही हैं तो इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। अब इस पेज के बाहर इन्फिनिटी चला जाएगा, तो समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी। और अगर इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो जब भी मिलेगी, मान लो यहाँ कहीं अगर मिलती है तो बहुत दूर मिलेगी। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज जो बनेगा इतना बड़ा बनेगा, तो काफ़ी बड़ा इमेज बनेगा। तो इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और हाईली इनलार्ज और मैग्नीफाइड। ऐसे इमेज जो बहुत ही ऑब्जेक्ट से बड़े हों उनको हाईली इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं। और अब चलते हैं आखिरी केस पर, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के, जो कि थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग है तो एग्जाम में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है। ऐसा नहीं है कि उसी में से आएगा, लेकिन आ गया तो समझ लीजिए आपके नंबर पक्के।
तो आ गए हम अपने आखिरी केस पर। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं पोल के या मिरर के, तो हम ऑब्जेक्ट को अभी तक फोकस पे रख रहे थे, तो अब हम फोकस से और आगे करते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इस बार तो फोकस पे नहीं खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकली उसके हेड से, जो कि पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के। और आपको पता है कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से पास हो रही है। और फिर हमने दूसरी लाइट रे ली जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। और देखो हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको रूल्स में पता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगी। और ये भी पता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से गुजर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इन दो रूल्स की मदद से ना हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, और फिर मैंने यहाँ पे एक लाइट रे इसके सिर से निकाली जो कि इंसिडेंट हुई कॉनकेव मिरर पर, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस करके जा रही है। दूसरी हमने निकाली कि जो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए ये लाइट रे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। तो ऐसे तो ये देखो डाइवर्ज होती जा रही हैं, पैरेलल वाली तो मिलती हैं लेकिन अब डाइवर्ज होती जा रही हैं। जितना दूर जाएंगी उतना उतना ही दूर एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगी, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये लोग तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। तो इमेज कैसे बनेगा? अब ऐसे सिस्टम के लिए जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ, तो ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई हैं इनके पाथ को हम लोग ना एक्सटेंड करते हैं। तो देखो मैंने जो फोकस से पास हो रही थी इसका पाथ यहाँ पर मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, और जो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी इसका भी मैंने पाथ यहाँ पर एक्सटेंड किया हुआ है। तो एक्सटेंड करने के बाद ये लोग यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन गई। और ये इमेज जो है देखो आप ऑब्जेक्ट की कंपेयर में बहुत ही बड़ी है। दूसरी चीज़ ये इन्वर्टेड नहीं है, और तीसरी चीज़ ये मिरर के उस पार बन रही है। हमको पता है ये ऐसा हमको लगता है कि मिरर के उस पार बन रही है, तो ये वर्चुअल है, तो ये वर्चुअल इमेज बन गई। अब देखो मैंने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर डाइवर्जिंग एंड कैन नॉट मीट एक्चुअली में वो मीट नहीं कर सकते, लेकिन हमको ऐसा अपीयर होता है कि वो कॉनकेव मिरर के पीछे मिल रहे हैं क्योंकि इमेज वहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो इमेज बन रही है वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सके, तो ऐसी इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। और जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, ऐसी इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होती है, मैग्नीफाइड होती है। और ये क्या बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज। तो मैंने ये सारे केस कॉनकेव मिरर के बता दिए, शायद आपको क्लियर भी हो गए होंगे। एक दो बार आप खुद से पढ़ेंगे, बुक से रीडिंग लगाएंगे तो एकदम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट अभी मैं सोच रहा हूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर पहले ख़त्म कर देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना लेक्चर यहीं तक है। अगर वीडियो समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। देखिए क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो आपका भाई हर दिन आपके लिए एक अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आता रहेगा। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है कि भैया आपके पढ़ाने में कुछ गड़बड़ हो रही है या आपको लग रहा है कि कुछ सुधार करना चाहिए, तो आप एकदम बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय।